हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है कम बैक टू मी। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पॉल लेटन। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। साल है 2002। हम एक टीनेजर लड़के डेल को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ नेवेडा में रहता है। देखने से तो वो किसी आम लड़के की तरह ही है, मगर ना उसकी फैमिली यूजुअल है ना उसकी जिंदगी। उसका पिता जिमी एक ड्रग एडिक्ट था जो हर रोज अपने पत्नी को मारता था। ये फिल्म जब शुरू होती है वो रात भी उस घर में कुछ ऐसा ही हो रहा था, मे भी कुछ ज्यादा ही। हम डेल की माँ एलिन की चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं। वो दर्द में तड़प रही थी। डेल दरवाजा खोलता है तो हम एलिन को देख पाते हैं। वो खून में लथपथ थी, उसके चेहरे पर भी एक गहरा घाव था और वो अपने बेटे से मदद मांग रही थी। डेल पुलिस बुलाता है तो एनकाउंटर में जिमी की मौत हो जाती है और एक पुलिस ऑफिसर एलिन को भी देखने अंदर जाते हैं, मगर उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर वो पुलिस वाला उल्टी करने लगते हैं। डेल भी अपनी माँ से मिलने जाता है। हम उनकी लहूलुहान लाश को देख पाते हैं जिसके अंदर जान बचने की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे डेल के पास जाते ही उनका शरीर हिलने लगता है और ये सीन यहाँ पर ही एंड हो जाती है। नेक्स्ट सीन कुछ साल बाद की है। हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, सैरा और जॉश। जॉश एक क्रूपिए है, वो कैसीनोज में बेट्स सर्व करता है और सैरा एक स्टूडेंट है। जॉश सुबह सुबह अपने काम पर निकलने ही वाला था, लेकिन निकलने से पहले वो लोग अपने नेक्स्ट डोर नेबर से मिलने जाते हैं जो अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुआ था। ये एक 26 साल का लड़का था, नाम है डेल। और हाँ, ये वही डेल है। सैरा उसे कुछ कुकीज प्रेजेंट करती है, लेकिन ये होममेड ना होने के कारण डेल को थोड़ा सा खराब लगता है और सैरा को भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि डेल उसे कॉन्स्टेंटली चेकआउट कर रहा था। पूछने पर वो बताता है सैरा को देखकर उसे किसी की याद आ रही है। हमें पता चलता है आज से 3 महीने पहले सैरा की एक कार एक्सीडेंट हुई थी। वो काफी सीरियसली इंज्योर्ड भी हुई थी, जिसका निशान अभी भी उसके माथे पर है। अभी वो कम्प्लीटली रिकवर तो कर चुकी है, मगर मौत को इतने करीब से देखने के बाद उसे पता चला है जिंदगी अनमोल है, तो अभी वो और कोई समय वेस्ट करना नहीं चाहती। शी वॉन्ट्स टू लीव हर लाइफ टू द फुलेस्ट। वो एक फैमिली स्टार्ट करना चाहती थी, बेबी चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों जॉश इस बात से भाग रहा था। वो अभी तैयार ही नहीं था और इसी बात से उन दोनों में पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उधर डेल का बिहेवियर भी काफी सस्पिशियस था। एक दिन जब सैरा शॉपिंग करने गई थी, उसे पता चलता है डेल भी उसी शॉपिंग सेंटर में काम करता है। उसे देखकर डेल अपना सारा काम छोड़कर उसे ही असिस्ट करने लग जाता है। इवन गाड़ी की चाबी लेकर ट्रंक खोलकर ग्रोसरीज भी लोड कर देता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रात में जब सैरा घर में अकेली थी तो डेल उसके दरवाजे पर नॉक करता है। वो प्लेट वापस देने के लिए और ये जानने के लिए कि वो कुकीज कौन सी ब्रांड की थी। लगता है उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी सैरा और वो कुकीज। डेल के वापस जाने के बाद सैरा अपने फोन पर कुछ चीजें रिकॉर्ड करती है और उसे बंद किए बिना ही सो जाती है काउच पर अगले दिन उसकी नींद टूटती है एक नाइटमेयर से। वो अपने आप को बिस्तर पर पाती है और उसका ड्रेस भी चेंज हो चुका था। कल रात जॉश घर नहीं लौटा था तो वो तो कुछ नहीं कह पाया, तो सैरा अपने एक डॉक्टर दोस्त लेसी से मिलने जाती है। हम देखते हैं वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अकेले ही अपने पेट डॉग के साथ रहती है और वो कहती है उसके साथ भी पहले ऐसा ही होता था। अचानक से नींद टूट जाती थी, अजीब अजीब से ख्याल आते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ नाइट टेरर्स की सिम्टम्स है जिससे अभी सैरा भुगत रही है। शायद अभी भी सबकॉन्शियसली वो उस एक्सीडेंट के ट्रॉमा को भूल नहीं पाई और ऐसी हालत में स्लीप वॉकिंग भी नॉर्मल ही है। लोग तो खिड़की से छलांग भी लगा देते हैं नींद में। वो तो सिर्फ ड्रेस ही चेंज की है। लेसी उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है, इससे उसे मदद मिलेगी, मगर शायद सब कुछ जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। सैरा को कल रात की टॉप वॉशिंग मशीन के अंदर से मिलती है और उस पर खून लगा हुआ था। इसके बाद से ऑलमोस्ट हर रात उसके साथ ऐसा ही होने लगता है। जॉश भी आजकल नाइट शिफ्ट कर रहा था तो उसे अकेले ही रहना पड़ रहा है। एंड द फनी थिंग इज, नींद से जागने के बाद उसे सबसे पहले क्लीनिंग प्रोडक्ट की स्मेल आती है, एज इफ वो पूरी रात घर की सफाई कर रही थी। इसी बीच शायद जॉश भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा था। हम देखते हैं उसे किसी क्लिनिक से कॉल आता है और वो किसी रिपोर्ट के बारे में जानकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन इसके बारे में वो सैरा को कुछ नहीं बताता।
उस रात जॉश घर में ही था तो सैरा रिलैक्स फील कर रही थी, मगर जब वो अपने फोन पे रिकॉर्डिंग सुनती है, उसे स्टडी रिलेटेड रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपने चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है, किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है और एक मेल वॉइस भी। और भी कई सारी चीजों की आवाज थी वहां पर, जिसे सुनकर सैरा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जॉश को बुलाती है, मगर लिविंग रूम में जाने पर उसे जॉश मरा हुआ मिलता है। प्रोबेबली किसी ने उसके माथे पर प्लास्टिक बांध के उसका खून किया था। सैरा उसे बचाने जाती है तो कोई उसे भी खींच कर कमरे में ले जाता है और उसके बाद हमें सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इतना सब कुछ होने के बाद सैरा को पता चलता है वो नींद में थी, सपना देख रही थी। असल में वो तो जॉश के साथ काउच पे ही सो गई थी। जॉश को भी कुछ डिसोरिएंटेड फील हो रहा था, बिल्कुल सैरा की तरह ही, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता। मगर सैरा की हालत बहुत खराब थी। एक सपना इतना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है, और उसका फोन भी तो टूटा हुआ है जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सैरा के साथ हर रात ऐसा ही हो रहा है। हर रात उसे लगता है कोई उस पर हमला कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है, मगर क्लियरली उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उसके माथे का स्कार गायब हो चुका है। इसके बारे में तो लेसी के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। शायद जॉश अपने पत्नी की हालत को समझ पा रहा था, इसीलिए वो उसे लेकर कुछ दिनों के लिए घूमने जाता है। कभी कभी जगह चेंज करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, और इस बार भी ऐसा ही होता है। वो लोग 1 हफ्ते तक एक लग्जूरियस होटल में रुकते हैं और ये 7 दिन सैरा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसे भी ये लगने लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही थी और उसके वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। मेंटली वो काफी रिलैक्स फील कर रही थी, मगर अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसे वॉमिटिंग फील होने लगा था। घर लौटने के बाद उसके साथ मुलाकात होती है डेल की, जो उससे बहुत ही वियर्ड तरीके से बात करता है। पूछता है वो पूरे 1 हफ्ते से कहाँ थी। सवाल तो वो ऐसे कर रहा था जैसे सहरा उसकी गर्लफ्रेंड हो। उसकी बात करने के तरीके से सहरा को शक होता है, ये बंदा कहीं उसे स्टॉक तो नहीं कर रहा। तो डेल के निकल जाने के साथ साथ सहरा उसके घर जाती है पीछे के रास्ते से। घर की हालत बहुत खराब थी। किचन में चीजें बिखरे पड़े थे और शेल्फ में कई सारे कुकीज और पॉपकॉर्न्स की पैकेट स्टोर किया गया था, वो भी उसी कंपनी की जो सैरा पसंद करती थी। टेबल के ऊपर कुछ फोटोज भी थी जो डेल की माँ एलिन की थी, लेकिन हर एक फोटो के पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा भी सैरा को उसके रूम में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे चाबी थी, जिसमें से एक उसकी भी थी। उसे याद आता है जब डेल उसके गाड़ी में ग्रोसरीज लोड करने के बहाने चाबी लिया था, तभी जरूर उसने साबुन पर छाप लिया होगा। सैरा को उस बॉक्स में बहुत सारी फोटोज भी मिलती है, मगर इन फोटोज में कोई भी जिंदा नहीं है, सभी मर चुके हैं, और इन फोटोज में एक उसकी भी है। सैरा इन सब चीजों को देखकर इतनी डर गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब डेल उसके पीछे आ गया था और वो सैरा पर एक हथौड़ा से वार कर देता है। लेकिन सैरा की मौत नहीं होती, क्योंकि सैरा अभी दिन में भी सपना देखने लगी थी और ये भी एक सपना ही था। वो लेसी को बुलाती है, जो कहती है कि शायद सैरा ब्लैकआउट से सफर कर रही है, लेकिन वो तो वॉक पर निकली थी। वो वापस घर में कैसे पहुंची और उसके हाथ पे ये खून कहाँ से आया। बाहर निकलते ही उसे डेल मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सैरा को इस बार अवॉइड कर रहा था। फिर भी सैरा उससे पूछती है क्या उसने उसे देखा है, क्या वो रास्ते पर बेहोश हो गई थी। मगर डेल कहता है वो पूरा समय यहाँ पर ही था और सैरा घर से निकली ही नहीं। वो लोग जब बात कर रहे थे तब वहां पर जा पहुंचती है लिसी, जो डेल को जानती थी, क्योंकि डेल पहले उसके घर में ग्रोसरीज डिलीवर करता था, लेकिन जब से उस घर में वो डॉगी आई है तब से वो और नहीं जाता, बिकॉज ही हेट्स डॉग। सैरा के साथ बहुत कुछ नेगेटिव हो रही थी, मगर इस सब में उसे एक पॉजिटिव न्यूज भी मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत एक्साइटेड थी, और वो जॉश को भी इन्फॉर्म करती है। लेकिन जॉश इस खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे लगता है सैरा उस पर चीट कर रही है, क्योंकि वो तो इनफर्टाइल है, वो तो कभी बाप बन ही नहीं सकता। जब से सैरा फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की है तब से वो अपना टेस्ट करवा रहा है, मगर हर एक रिपोर्ट नेगेटिव है, और इस बात को लेकर ही वो इतना परेशान था। तो इस हालत में उसे लग रहा था सैरा किसी और के बच्चे को कैरी कर रही है, मगर ये तो सच नहीं है। सैरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर जॉश उसे छोड़कर चला जाता है। अब घर में अकेली सैरा को डर लगने लगा था, क्योंकि अभी तो उसे ये भी लगने लगा था कि कोई उसे रेप कर रहा है। तो वो अपने रूम में एक नाइट विजन कैमरा इंस्टॉल करती है, और आज रात लिजी भी अपने डॉग के साथ इस घर में रुकने वाली है।
लेकिन इतने सारे अरेंजमेंट्स के बाद भी हमें रात के अंधेरे में इस घर में कोई दिखता है जिसे सिर्फ वो डॉगी ही देख पा रहा था। वो चिल्लाने लगता है और किसी का पीछा करते करते नीचे जा पहुंचता है। तो लिज़ी जाती है उसे चुप करवाने, लेकिन नीचे उसके सामने ही कोई उस डॉगी को चाकू से स्टैब करके मार डालता है और उस पर भी हमला कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज से सैरा की नींद टूटती है। वो भी नीचे जा पहुंचती है और उस पर भी हमला करके कोई उसे मार डालता है। बट गेस व्हाट, ये भी एक सपना ही था और इस बार लिज़ी भी उसके साथ सेम कंडीशंस में थी और वो डॉगी तो घर से ही भाग गया था। इसी बीच लिज़ी के पेट में दर्द होने लगता है तो उसे हॉस्पिटलाइज की जाती है और वो एक बहुत ही प्यारा बेबी बॉय को जन्म देती है। मगर ये बच्चा उसके किसी भी बॉयफ्रेंड की तरह दिख नहीं रहा था। लिज़ी समझ ही नहीं पाती इसका पिता कौन है, लेकिन वो एक बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि सैरा के घर में कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ सुपरनैचुरल, समथिंग अनयूजुअल। तो वो उसे कॉल करके अपने घर में जाने के लिए कहती है, लेकिन सैरा राजी नहीं होती क्योंकि उसे जानना था इस सब का मतलब क्या है। फिर से एक रात आती है और हमें सैरा के घर में फिर से एक इंट्रूडर नजर आता है। वो फिर से सैरा पर हमला करता है और फिर से एक बार सैरा की नींद टूटती है बिस्तर पर, लेकिन इस बार वो नेकेड थी। तो वो इमीडिएटली फुटेजेस चेक करने बैठ जाती है और उसे जो दिखता है वो अनबिलीवेबल है। वो अपने आप को मरते हुए देख पाती है। उसे पता चलता है वो कोई सपना नहीं देख रही थी, सच में उसके ऊपर कल रात हमला हुआ था और ये हमलावर और कोई नहीं, डेल था। डेल पहले उसके हाथ मुंह बांध कर उसे रेप करता है, उसके बाद एक चाकू से बिल्कुल आराम से उसका गला काटता है और उसके बाद सब कुछ क्लीन करके निकल जाता है। लेकिन निकलने से पहले वो सैरा पर काइंडा माउथ टू माउथ सीपीआर परफॉर्म करता है और उसके निकलते ही सैरा अचानक से उठकर बैठ जाती है। इन फुटेजेस को देखकर उसे कल रात की कुछ मोमेंट्स भी याद आती है, मगर मरने के बाद वो जिंदा कैसे हो सकती है। वो डेल के बारे में इंटरनेट में सर्च करती है और उसे पता चलता है 12 इयर्स पहले की उस इंसिडेंट के बारे में। उसे एक न्यूज आर्टिकल से पता चलता है उस रात डेल की माँ एलिन की मौत हो चुकी थी। एक ऑफिसर ने उसकी लाश भी देखा था। लाश की हालत इतनी खराब थी, उसे देखकर वो पुलिस वाला तक सहन नहीं कर पा रहा था। मगर वही औरत डेल के पास जाते ही जिंदा कैसे हो गई। सैरा डिसाइड करती है वो एलिन से मिलने जाएगी जो अभी एक एसाइलम में है। सैरा को उनसे मिलके ये पता चलता है कि इस लड़के डेल के पास एक गॉड गिफ्टेड शक्ति है, वो किसी के भी अंदर जान डाल सकता है। उस रात भी उसने ही अपने माँ के मुंह में हवा भर के उनकी जान बचाई थी। पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब ये डेल की एक हैबिट बन चुकी थी, वो ऑलमोस्ट हर रोज एक लड़की का रेप करके खून करता था और फिर से जिंदा कर देता था, तो एलिन और सहन नहीं कर पाई। उसने 6 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी ली थी। उन तस्वीरों में जैसे लिखा हुआ है, कभी छत से कूदकर, कभी अपना रिस्ट काट कर, तो कभी सीलिंग से लटक कर, मगर डेल उसे मरने नहीं दिया। फाइनली उन्होंने घर से निकलकर सबके सामने अपने शरीर में आग लगाकर अपने आप को पागल साबित की और उन्हें असाइलम में लाया गया। यहाँ वो खुश है, एटलीस्ट उस दरिंदे से तो वो दूर है। एटलीस्ट किसी को जिंदा करने के लिए उसे अपने बेटे को कुकीज बनाकर खिलाना नहीं पड़ता था। मतलब यहीं से डेल का कुकीज के प्रति अट्रैक्शन शुरू हुआ था। एलिन सैरा को अपने बेटे को मारने के लिए कहती है क्योंकि उसे रोकने का बस एक यही उपाय है। हम देखते हैं सैरा एक बंदूक लेकर घर लौटती है और घर के अंदर आते ही एक हुडेड व्यक्ति उसके सामने आ जाता है, तो सैरा भी बंदूक चला देती है। मगर पता चलता है ये तो जॉश है जो सैरा से पैचअप करने आया था और डेल उसे अपनी हुडी पहनाकर हाथ मुंह बांधकर सैरा के सामने धकेल दिया। 3 गोली लगने की वजह से सैरा के सामने ही जॉश की मौत हो जाती है। तो जॉश को बचाने के लिए सैरा एक प्लान बनाती है। सैरा डेल को सिड्यूस करने लगती है और किस करने के बहाने उसकी सांस लेकर जॉश के मुंह के अंदर ब्लो कर देती है, जिससे जॉश फिर से जिंदा हो जाता है। उधर डेल भी तब तक समझ चुका था सैरा ने उसे उल्लू बनाया, तो वो भी उस पर हमला कर देता है। मगर इस बार सैरा उसे गोली मार देती है क्योंकि उसका काम तो हो चुका है और कुछ देर तड़पने के बाद उनके सामने ही वो दम तोड़ देता है। सैरा को लगा था अभी वो लोग सुरक्षित है, मगर जैसे ही डेल की मौत होती है, उसने जिसको जिंदा किया था सभी की मौत होने लगती है। पूरे शहर में लड़कियों की चिल्लाहट गूंज उठती है और जो जिस हालत में थी वहीं पर उनकी मौत हो जाती है, जिसका मतलब इतने सालों में डेल ने कम से कम 100 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था।
हमें सैरा और जॉश की लाश दिखती है, साथ में एलिन की भी, लेकिन उनके साथ हमें लिजी की लाश भी दिखती है। मतलब वो भी शायद कभी अनजाने में ही डेल का शिकार बनी थी, लेकिन उसके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर ही ये फिल्म एंड हो जाती है। सो टू समराइज, डेल जब 14 साल का था तब उसे अपने इस शक्ति के बारे में पता चला था, जब उसने अपने मरे हुए माँ को जिंदा किया था। उसके बाद से वो हर रोज किसी ना किसी को मारता था। ऐसा ही करते करते वो एक क्रिमिनल बन गया था, सोशली ऑकवर्ड। मैक्सिमम टाइम उसकी पसंद रहती थी अपनी माँ जैसी लड़कियां, ब्लॉन्ड प्रिटी फेस। वो ऐसे लड़कियों को चूज करता था, स्टॉक करता था और चाबी कॉपी करके हर रात उनके घर में जाके उनके साथ ये सब करता था। नॉट ओनली दैट, वो इन लड़कियों की फोटोज भी क्लिक करता था और बिल्कुल ट्रॉफीज की तरह अपने पास रख देता था। इनमें से सैरा की केस थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि डेल अपने माँ के बाद सैरा को ही इतना टाइम दे रहा था बिकॉज ही लव्ड हर, और उसे मारकर जिंदा करना ही उसका प्यार जताना था। और नींद से जागने के बाद उसे कुछ याद भी नहीं रहती थी। सैरा से पहले उसका शिकार बनी थी लीजी, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चला। ग्रोसरी डिलीवरी के नाम पे डेल उसके घर में जाता था और जरूर उसकी चाबी भी कॉपी किया था, और उसके रेप करने की वजह से ही इस बच्चे का जन्म हुआ था। इसीलिए वो लिजी के किसी भी बॉयफ्रेंड की तरह नहीं दिखता था, और इसीलिए उसे भी सैरा की तरह ही सिम्टम्स फील होती थी, और इसीलिए उसकी मौत भी उनकी तरह ही हुई। फिल्म के लास्ट सीन में कैमरा उस बच्चे पर फोकस करता है जो बिल्कुल डेल की तरह दिख रहा है। हो सकता है उसके अंदर भी डेल की सुपर पावर मौजूद है। वैसे ये शक्ति तो भगवान की देन है, लेकिन इसे अप्लाई करना इंसान के हाथ में है। सही या गलत, ये तो इंसान को ही चूज करना पड़ेगा। डेल ने तो गलत रास्ता अपनाया था, होपफुली उसका बेटा ऐसा नहीं करेगा। इसी होप के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। मैं भी इस वीडियो को एंड करती हूँ यहाँ पर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।